चलो ध्यान दो। फर्स्ट केमिकल रिएक्शन PCl5 is converted into PCl3 plus Cl। सही या गलत? ठीक है, ओके। दूसरा रिएक्शन होना चाहिए PCl5 का रिएक्शन H2O के साथ करेंगे तो यहाँ मिलेगा POCl3, साथ में मिलेगा 2 मोल्स ऑफ HCl। सही है गलत? सही है, ओके। नंबर 3 PCl5 का रिएक्शन किसके साथ किया हुआ है? C2H5OH। ये तो कल ही बताया था मैंने। जिस मॉलिक्यूल के पास OH होते हैं तो PCl3, PCl5 और SOCl2 काम क्या करते हैं? OH को निकाल के Cl लगाएंगे तो ये बन जाएगा C2H5Cl, बाय प्रोडक्ट हमारा गोली। नंबर 4 यहाँ पे होगा PCl5 का रिएक्शन R अटैच टू C डबल बॉन्ड O अटैच टू H। इसमें कार्बन एटम स्पेसिफाई किया होगा, कितने कार्बन एटम है वो देखने की जरूरत नहीं है। तो ये बन जाएगा, क्या बनेगा? R अटैच टू C डबल बॉन्ड OCl। कितने हो गए? 4। नंबर 5 AG plus PCl5 converted into AgCl2। only AgCl plus PCl3। इसको 2 से मल्टीप्लाई किया होगा, इसको 2 से मल्टीप्लाई किया होगा। देखो ये दोनों रिएक्शन सेम है। इसमें भी ये एक्सियल बॉन्ड को तोड़ेगा, इसमें भी वो एक्सियल बॉन्ड को तोड़ेगा। सही है। अब ऐसा भी कर सकते हैं हम लोग यहाँ पे, सपोज मैंने यहाँ पे नंबर 6 में लिया SN का रिएक्शन करता हूँ मैं PCl5 के साथ, तो ये बनेगा SnCl2 और यहाँ पे बनेगा PCl3। तरीका वही है, ठीक है। अब ये Sn जो है ये आता है ग्रुप नंबर 14 में, इसमें आता है ग्रुप नंबर 14। और ग्रुप नंबर 14 वाले 2 बॉन्ड भी बनाते हैं, 4 बॉन्ड भी बनाते हैं। जब 2 बॉन्ड बनाएगा तो SnCl2 रहेगा, 4 बॉन्ड बनाएगा तो SnCl4 बनाएगा। ठीक है, तो आप यहाँ पे SnCl2 भी लिख सकते हो, SnCl4 भी लिख सकते हो, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। इसे पूछा ऐसा क्यों, तो उसको बोलेंगे कि ग्रुप नंबर 14 का एलिमेंट है, ग्राउंड स्टेट में 2 बॉन्ड बनाता है, एक्साइटेड स्टेट में 4 बॉन्ड बनाता है। समझ में आ गया? और कौन सी रिएक्शन बाकी है बोलो? ये वाला रिएक्शन कंटिन्यू किया होगा, ये वाला POCl3 प्लस H2O कन्वर्टेड इनटू PCl रिपीट अगेन HCl plus H3PO4 अकेला बोलो। POCl3 plus 3H2O POCl3 इसको क्या बोला था हमने? PCl3 plus H3PO4 फॉस्फोरिक एसिड। ठीक है, और बोलो plus बाय प्रोडक्ट। ठीक है, H3PO4 फॉस्फोरिक एसिड, H3PO3 फॉस्फोरस एसिड, H3PO2 हाइपोफॉस्फोरस एसिड, H3PO4 फॉस्फोरिक एसिड, H3PO5 पर फॉस्फोरिक एसिड। समझ में आ गया? ठीक है, ओके। ये है केमिकल रिएक्शन यूजेस है। नहीं होंगे तो जो PCl3 वाले हैं वही लिख लो। हाँ, लिख दो वो भी सेम एज PCl3। टॉप मार्जिन पे लिखो डिफरेंस इन अल्फा एंड बीटा ब्लैक फॉस्फोरस। डिफरेंस इन अल्फा एंड बीटा ब्लैक फॉस्फोरस। ठीक है, इधर ध्यान दो।
पहला जो डिफरेंस होता है वो होता है क्रिस्टल स्ट्रक्चर का। इसका क्रिस्टल स्ट्रक्चर। अब क्रिस्टल स्ट्रक्चर क्या होता है ये चैप्टर 1 में पढ़ेंगे, दैट इज सॉलिड स्टेट। सिंपली बोल देता हूँ, कुछ क्रिस्टल स्ट्रक्चर को हम बोलते हैं मोनोक्लिनिक, किसी को बोलते हैं ट्राइक्लिनिक, किसी को बोलते हैं रोम्बोहेड्रल, किसी को बोलते हैं टेट्रागोनल। तो दीज आर टाइप्स ऑफ क्रिस्टल सिस्टम। ये क्या होते हैं, कैसे होते हैं, ये चैप्टर 1 में मैं आपको पढ़ाऊंगा, ठीक है, उसका टेंशन अभी मत लो। तो अल्फा और बीटा में उनका क्रिस्टल सिस्टम जो रहेगा वो अलग अलग होता है, ठीक है। ये क्रिस्टल सिस्टम किसके ऊपर से डिपेंड करता है, ये क्रिस्टल सिस्टम जो होता है वो बॉन्ड लेंथ और बॉन्ड एंगल इन दोनों के हिसाब से। अब मान लिया कि ये वाला क्लासरूम जो है ये सॉलिड है, तो यहाँ का एंगल कितना आएगा, ये एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है, ये जेड एक्सिस है। तो एंगल बिटवीन एक्स एंड वाई कितना है, वाई एंड जेड, एक्स एंड जेड। समझ में आ रहा है, इसको बोला मैंने लेंथ। तो दूसरा जो क्लास रहेगा उसमें ऐसा हो सकता है उसको थोड़ा सा टेढ़ा बनाए तो क्या होगा, एंगल वही रहेगा, चेंज होगा। तो इसी प्रकार का डिफरेंस होता है क्रिस्टल स्ट्रक्चर में, ठीक है। तो एंगल में थोड़ा सा चेंज होता है, लेंथ में थोड़ा सा चेंज होता है, उससे बनता है क्रिस्टल। तो ये पहला डिफरेंस रहेगा अल्फा और बीटा में। ये नाम अभी बताऊंगा तो कुछ समझ में नहीं आएगा, तो ज़्यादा टेंशन नहीं लेना है। सेकंड थिंग जो डिफरेंस आता है वो आता है कंडक्टिविटी का। क्या आता है, कंडक्टिविटी। अल्फा वाला जो है वो नॉन कंडक्टर का काम करता है और बीटा वाला जो रहेगा वो कंडक्टर का काम करता है, ठीक है। तो ये है अल्फा और बीटा के बीच का डिफरेंस। अल्फा और बीटा में क्रिस्टल स्ट्रक्चर डिफरेंट रहेगा, उनका कंडक्टिविटी भी डिफरेंट रहेगा। अल्फा वाला जो रहेगा वो कंडक्टिविटी शो नहीं करेगा और बीटा वाला जो रहेगा वो कंडक्टिविटी शो करेगा। यू कैन राइट नाउ। हम टेक्स्ट बुक के हिसाब से इसलिए जा रहे हैं क्योंकि कुछ लोगों का ये कहना था सर एनसीईआरटी के हिसाब से जाना है, तो इट्स नॉट डिपेंड्स ऑन यू, इसलिए हम एनसीईआरटी के हिसाब से जा रहे हैं, छूटना नहीं चाहिए। डन। तो यहाँ पे PCl5 खत्म होता है। नेक्स्ट वाला पेज देखो कॉपी का, सर टेक्स्ट बुक का, उसके ऊपर सम ऑक्साइड्स, ऑक्सी एसिड और फॉस्फोरस आर गिवन। उनका इंग्लिश में नाम भी लिखा हुआ है, ऑर्थो, मेटा, पायरो, वो सब कुछ लिखा हुआ है, ठीक है। और वो क्या होते हैं मैंने आपको पहले ही बताया था, इसलिए वो अब फिर से नहीं बताऊंगा। और क्वेश्चन क्या आता है वो बताता हूँ मैं। इनमें क्वेश्चन ये आएगा, आपको स्ट्रक्चर दिया जाएगा, पूछा जाएगा इनमें से कौन सा साइक्लिक फॉर्म में है, कौन सा असाइक्लिक फॉर्म में है। दूसरा क्वेश्चन ये पूछा जाएगा उनका फॉस्फोरस का हाइब्रिडाइजेशन क्या है या तो ऑक्सीजन का हाइब्रिडाइजेशन क्या है। तीसरा क्वेश्चन ये पूछा जाएगा वो पूरे मॉलिक्यूल में कितने सिग्मा कितने पाई बॉन्ड्स है, या तो ये पूछा जाएगा कितने ऐसे बॉन्ड्स है जिसमें ऑक्सीजन दो फॉस्फोरस के बीच में है, या तो कितने ऐसे ऑक्सीजन से जो दो फॉस्फोरस को ज्वाइंट नहीं करता है। तो क्वेश्चन कैसे भी आ सकता है, स्ट्रक्चर को समझना इंपॉर्टेंट है। उनमें से मोस्ट ऑफ द स्ट्रक्चर को मैंने आपको ड्रॉ करके दिया था। H3PO4 भी ड्रॉ करके दिया था, H3PO3 भी ड्रॉ करके दिया था, H3PO2 भी ड्रॉ करके दिया था जब मैंने फर्स्ट लेक्चर में पढ़ाया था ऑर्थो, मेटा, पायरो क्या होता है उस टाइम पे। तो जितने भी स्ट्रक्चर है राइट साइड के पेज के ऊपर कितने हैं, 6, उनको एक बार ड्रॉ कर लेना है। एज इट इज ड्रॉ करना है, कोई चेंज नहीं करना है। बदल क्वेश्चन आएगा नंबर ऑफ बॉन्ड्स के ऊपर, इसके बीच में कितने बॉन्ड है, कितने सिग्मा कितने पाई है और हाइब्रिडाइजेशन है, वही वहां से समझ लो। नथिंग इज न्यू देयर। उस टेबल के नीचे थ्योरी दी है वो किसी काम की नहीं है। जो खड़े हैं बैठ जाओ भाई, यू आर इन आइसोलेशन।
ठीक है। ग्रुप नंबर 15 पूरा एक बार अच्छे से देख लो, कुछ बाकी है क्या ग्रुप नंबर 15 में से? बोलिए, समथिंग रिमेन ग्रुप नंबर 15। ठीक है, चलो ग्रुप नंबर 16 निकालो टेक्स्ट बुक में से। पहला पैराग्राफ इंट्रोडक्शन रीड करना है, ओनली रीड करना है, क्या समझा वो बताना है फिर। डन, बोलिए क्या समझ में आया? चैल्कोजेन, ओके हाँ। ग्रुप नंबर 16 से याद आया, ग्रुप नंबर 15, ग्रुप नंबर 16, ग्रुप नंबर 17 एंड ग्रुप नंबर 18। ग्रुप नंबर 16 को कहा जाता है चैल्कोजेन, क्या कहा जाता है? चैल्कोजेन, ठीक है। ग्रुप नंबर 17 को कहा जाता है हैलोजेन, इनको कहा जाता है नोबेल गैस, ठीक है। और इसको कहा जाता है निक्टोजेन, क्या कहा जाता है? निक्टोजेन। निक्टो का पी साइलेंट है, किसके जैसा? साइलेंट वर्ड्स के जैसा। जेन का मतलब होता है जनरेट करना, प्रोड्यूस करना। जेन का मतलब होता है जनरेट करना, प्रोड्यूस करना, तो सभी में जेन का मतलब वही होगा। निक्टो का मतलब होता है फर्टिलाइजर, निक्टो का मतलब होता है फर्टिलाइजर। तो नाइट्रोजन जो होता है वो फर्टिलाइजर को बनाने के लिए यूज करते हैं। फॉस्फोरस भी
फर्टिलाइजर्स को बनाने के लिए यूज करते हैं और इसीलिए ग्रुप नंबर 15 के एलिमेंट्स को बोलते हैं निक्टोजेन, फर्टिलाइजर को प्रोड्यूस करने वाला। जेन का मतलब क्या होता है? तो ऐसी चीज है। अब चालकों का मतलब क्या होता है? तो चालकों का मतलब होता है ओर, और मिनरल्स होते हैं और मिनरल से क्या बनता है? ओर बनता है, ठीक है। तो मिनरल जो होता है उसको मिनरल ओर से भी मानो, कोई प्रॉब्लम नहीं अभी के लिए। तो ये मिनरल्स को और ओर्स को प्रोड्यूस करता है। या तो बहुत सारे जो मिनरल्स होते हैं या तो वो ऑक्साइड के फॉर्म में होते हैं या तो वो सल्फाइड के फॉर्म में होते हैं। मतलब उन ओवर्स का मेन कंपोजिशन या तो ऑक्सीजन होता है या तो सल्फर होता है और इसीलिए इनको कहा जाता है चैल्कोजेन। हैलो का मतलब होता है सॉल्ट, क्या होता है? सॉल्ट। और क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन जो होते हैं ये मोस्ट ऑफ द सॉल्ट के फॉर्म में प्रेजेंट होते हैं और इसीलिए इनको कहा जाता है हैलोजेन, ठीक है। ऐसा इनके लिए ही है 1 2 3। 1 के लिए क्या है? अल्कली मेटल्स। 2 के लिए क्या है? अल्कलाइन अर्थ मेटल। 13 और 14 के लिए ऐसा कुछ नहीं है, लेकिन 15 के लिए निक्टोजेन, 16 के लिए चैल्कोजेन, 17 के लिए हैलोजेन। और कौन से एलिमेंट्स आते हैं? ऑक्सीजन, सल्फर, सेलेनियम, टेलुरियम एंड पोलोनियम, ठीक है। उनमें से पहले दो जो है दीज आर नॉन मेटल, दीज आर नॉन मेटल। कौन सा? ये जो है इसको बोलते हैं हम लोग मेटलॉइड। क्या बोलेंगे? मेटलॉइड। और पोलोनियम जो रहेगा वो उसका काम करेगा मेटलॉइड, ठीक है। और कॉपर इज द नेम ऑफ कैलकुलेटेड नंबर। सॉरी सर, इसका नेम कॉपर वर्ड नंबर 3 है, रिलेट करा। नहीं सुना। उनका जो नाम है वो चैल्कोजेन, वो ग्रीक वर्ड से मिला है इसको। हाँ हाँ, और ये सब ग्रीक वर्ड ही है, निक्टोजेन, चाल्कोजेन। कॉन्जेनस का मतलब उसके जैसे, कॉन्जेनस का मतलब उसके जैसे, उससे बने हुए, जैसे हम डेरिवेटिव बोलते हैं ना वो सब, ठीक है। ओके, ऑकरेंस नेक्स्ट पेज के ऊपर है, साथ में लिखना पढ़ना है। ये नोट कर सकते हो, ये इरेज कर दूंगा मैं। ओनली रीड करना है, समझना है। 5 मिनट का टाइम नहीं है, 3 मिनट का टाइम है। उसमें से लिखना कुछ नहीं, बस समझना है। सेलेनाइड बाइनरी कंपाउंड, दो में से एक हाइड्रोजन है तो हाइड्राइड, दो में से एक ऑक्सीजन है तो एक सल्फर रहेगा तो दो में से सेलेनियम रहेगा तो सेलेनाइड, दो में से टेलुरियम रहेगा तो ड्राई एयर लिखा होगा,
ड्राई एयर का मतलब होता है ऐसा एयर जिसके अंदर मॉइस्चर नहीं रहेगा, मॉइस्चर फ्री एयर। ड्राई एयर, मॉइस्चर फ्री एयर। ठीक है, चलिए इधर ध्यान दीजिए। फर्स्ट ऑफ ऑल ऑक्सीजन, ऑक्सीजन इज प्रेजेंट इन विथ टू फॉर्म, वन इज कॉल्ड एज फ्री फॉर्म एंड सेकंड इज कॉल्ड एज कंबाइंड फॉर्म। फ्री का मतलब होता है उसमें दूसरा कोई प्रेजेंट नहीं रहेगा, और कंबाइन का मतलब होता है वो किसी और के साथ कंबाइन होगा। नॉर्मली हम देखेंगे तो ये O2 के फॉर्म में प्रेजेंट होता है और O3 के फॉर्म में प्रेजेंट होता है। कौन से फॉर्म में? O2 और O3। रही बात O2 की, तो O2 का स्ट्रक्चर होता है ऑक्सीजन डबल बॉन्ड ऑक्सीजन, और दोनों के पास क्या रहेंगे? लोन पेयर। ये किसका स्ट्रक्चर है? O2 का। आगे जाएंगे O3 का स्ट्रक्चर देखेंगे, ऑक्सीजन डबल बॉन्ड ऑक्सीजन, यहाँ पे लोन पेयर, यहाँ लोन पेयर, दिस इज लोन पेयर, दिस इज लोन पेयर। अब यहाँ पे एक ऑक्सीजन बैठा हुआ है जिसके पास दो लोन पेयर है और दो अनपेड है। क्या इसके पास अनपेड है? क्या इसके पास अनपेड है? तो अनपेड के साथ बॉन्ड बनाता है, तो क्या इन दोनों के बीच में बॉन्ड बन सकता है? नहीं। कौन सा बॉन्ड नहीं बन सकता? नॉर्मल कोवैलेंट बॉन्ड नहीं बन सकता। सपोज अभी हम देखेंगे तो इसका इलेक्ट्रॉनिक डिस्ट्रीब्यूशन क्या है? इलेक्ट्रॉनिक डिस्ट्रीब्यूशन है 2s2 and 2p4. This s orbital having one orbital and p having 3 orbital. इन इलेक्ट्रॉन का डिस्ट्रीब्यूशन करेंगे तो क्या होगा? s having 2 electron and p having 4 electron. अब देखो वैलेंस शेल टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स आर 6, but out of 6 electrons 4 electrons are already paired and 2 electrons are unpaired. So it can form how many bonds? 2 bonds. But here no unpaired electron. I am saying that this is X oxygen, this is Y oxygen and this is Z oxygen. Okay? अब ये नॉर्मल बॉन्ड तो नहीं बना सकते हैं, बट दे वांट टू मेक अ बॉन्ड, तो वो क्या करेंगे? ये ऑक्सीजन क्या करेगा? ये जो अनपेड इलेक्ट्रॉन है उसको क्या करेगा? पेयर करेगा। ये ऐसा पेयरिंग करता है तो क्या होगा? एक ऑर्बिटल क्या होगा? एम्प्टी। तो ये किसका काम करेगा? एक्सेप्टर। दिस एक्ट एज अ डोनर। समझ में आ रहा है? नहीं आया? समझ में आ रहा है? ओके। अब इसके पास ये दोनों के दोनों जो रहेंगे वो कौन से फॉर्म में आएंगे? लोन पेयर। चला क्या? अब क्या होगा? ये अपना ऑक्सीजन का लोन पेयर यूज करेगा और इसके साथ कौन सा बॉन्ड बनाएगा? कोऑर्डिनेट। एक के ऊपर आएगा पॉजिटिव, दूसरे के ऊपर आएगा नेगेटिव। पॉजिटिव नेगेटिव को क्या मानते हैं? न्यूट्रल मानते हैं। समझ में आ गया? ओके। तो ये बन गया किसका स्ट्रक्चर? O3 का स्ट्रक्चर। किसका स्ट्रक्चर? O3 का। समझ में आ गया? ओके। अब X ऑक्सीजन, Y ऑक्सीजन, Z ऑक्सीजन, क्या ये मॉलिक्यूल रेजोनेंस शो करेगा? कैसे पता चला? डबल बॉन्ड के नेक्स्ट वाले एटम के ऊपर लोन पेयर नेगेटिव वो कंडीशन, डबल बॉन्डेड के नेक्स्ट वाले एटम के ऊपर क्या है? इसका मतलब क्या होगा? रेजोनेंस शो करेगा। तो क्या होगा? ये वाला पाई बॉन्ड यहाँ जाएगा और ये नेगेटिव चार्ज वाला लोन पेयर जो था वो यहाँ आएगा। समझ में आ गया? तो इसका स्ट्रक्चर क्या होगा? ऑक्सीजन डबल बॉन्ड, सॉरी सिंगल बॉन्ड ऑक्सीजन, डबल बॉन्ड ऑक्सीजन, इसके पास एक लोन पेयर, इसके पास 3 लोन पेयर और इसके पास 2 लोन पेयर। इसको हम बोलेंगे X ऑक्सीजन, इसको बोलेंगे Y ऑक्सीजन और इसको बोलेंगे Z ऑक्सीजन। पहले में डबल बॉन्ड किसके बीच में है? X और Y। दूसरे में डबल बॉन्ड कहाँ पे है? तो इस प्रकार से डबल बॉन्ड अपना पोजीशन क्या करेगा? चेंज करेगा। और जब डबल बॉन्ड अपना पोजीशन
चेंज करेगा तो इसको बोलेंगे रेजोनेंस। तो ये क्या शो कर रहा है? रेजोनेंस। अभी मैंने आपको क्वेश्चन पूछा, इस O2 में ऑक्सीजन ऑक्सीजन के बीच का बॉन्ड ऑर्डर कितना है? कितना है? पक्का? अच्छे से देख लो, लाइट वेट अच्छा है? हाँ ठीक है, बोलो कितना है? पक्का? भरोसा कर लेना। O3 में ऑक्सीजन ऑक्सीजन के बीच का बॉन्ड ऑर्डर कितना है? हाँ? बॉन्ड ऑर्डर कितना है O3 में ऑक्सीजन ऑक्सीजन के बीच का? अरे 1 2 3 कोई नंबर बोल सकते हो ना अपने हिसाब से, जो पसंद है वो बोल दो, लग गया तो ठीक है। वन पॉइंट वन, ओके। 3 मैंने क्या क्वेश्चन क्या पूछा? टोटल बॉन्ड्स कितने ये पूछा या बॉन्ड ऑर्डर क्या पूछा? बॉन्ड ऑर्डर। हाँ पक्का ना? ठीक, वैसे जब भी हम लोग रेजोनेटिंग मॉलिक्यूल्स का बॉन्ड ऑर्डर फाइंड करते हैं तो फॉर्मूला आता है, जिन दो एटम्स के बीच में रेजोनेंस हो रहा है उनके बीच में टोटल कितने बॉन्ड है? कितने हैं? 2 और 1 3। यहाँ पे भी कितने हैं? 2 और 1 3। तो नंबर ऑफ बॉन्ड्स, टोटल नंबर ऑफ बॉन्ड्स प्रेजेंट बिटवीन रेजोनेटिंग एटम्स कितने हैं? 3 डिवाइडेड बाय ये कितने रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर शो कर रहा है? कितने शो कर रहा है? 2 शो कर रहा है ना, डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर। 11th में पढ़ा था मैंने आपको, लास्ट में बोला केमिकल बॉन्डिंग एंड पीरियोडिसिटी, पूरी ये चैप्टर है तो पूरे इनऑर्गेनिक को हिलाते हैं, ठीक है। तो इनका बॉन्ड ऑर्डर कितना रहेगा? कितना रहेगा? 1.1, ना ही 1 रहेगा ना ही 2 रहेगा। समझ में आ रहा है? ओके। अब इसी के ऊपर क्वेश्चन पूछता हूँ, समझा कि नहीं समझा क्लियर हो जाएगा। मेरे पास यहाँ पे CO3-2 है, तो यहाँ पे कार्बन और ऑक्सीजन के बीच में बॉन्ड है, तो आपको ये बताना है कि कार्बन और ऑक्सीजन के बीच में जो बॉन्ड है इस बॉन्ड का बॉन्ड ऑर्डर कितना है। 30 सेकंड आपके पास है। पेन पेंसिल बिल्कुल नहीं पकड़ना। ओके, कोई मुझे बता सकता है कितने स्ट्रक्चर पॉसिबल है रेजोनेटिंग? 3। ओके, दैट्स वेरी गुड। 3 समझ में आ गया? नहीं समझा? 3 कैसे समझ में आया? चलो ड्रॉ करना। कितना ऑक्सीजन है? 3। दिस इज C डबल बॉन्ड O अटैच्ड टू O माइनस अटैच्ड टू O माइनस। क्लियर है? टोटल बॉन्ड्स कितने हैं? 4। तो टोटल नंबर ऑफ बॉन्ड्स लिख दिया मैंने यहाँ। इसको मैंने बोला X ऑक्सीजन, इसको बोला Y ऑक्सीजन, इसको बोला Z ऑक्सीजन। अभी डबल बॉन्ड कहाँ पे है? फिर कहाँ पे हो सकता है? फिर कहाँ पे हो सकता है? मतलब पॉसिबिलिटी कितनी है? 3। सही है ना? पॉसिबिलिटी कितनी है? 3। तो नंबर ऑफ स्ट्रक्चर कितने बनेंगे? 3। टोटल बॉन्ड्स कितने हैं? समझ में आ रहा है ना? टोटल बॉन्ड्स कितने हैं एक मॉलिक्यूल में? 4। 4 डिवाइडेड बाय 3 कितना आएगा? 1.3 मान लेते हैं, तो इसका बॉन्ड ऑर्डर अप्रोक्सीमेट कितना रहेगा? 1.3। समझ में आ गया? तो बॉन्ड ऑर्डर ऐसे फाइंड करते हैं ऐसे मॉलिक्यूल्स का जिसमें रेजोनेंस पॉसिबल है। इज इट क्लियर? ओके। तो ये था हमारा ऑक्सीजन का फॉर्म। तो ऑक्सीजन जो रहेगा वो 2 फॉर्म में रहेगा, O2 के फॉर्म में भी रहेगा और O3 के फॉर्म में भी रहेगा। यहाँ तक क्लियर है? अब आते हैं कंबाइंड फॉर्म में। कंबाइंड फॉर्म का मतलब है किसी के साथ भी रिएक्शन करेगा। सपोज इसने कार्बन के साथ रिएक्शन किया, CO2 बना दिया, बन गया कंबाइंड। सल्फर के साथ रिएक्शन किया, SO2 बना दिया, SO3 बना दिया। तो ये फ्री स्टेट में भी होता है और कंबाइंड स्टेट में भी होता है। आसान क्वेश्चन पूछा, इस ऑक्सीजन का एटॉमिसिटी कितना हो सकता है फ्री फॉर्म में? कितना रहेगा? या तो 2 रहेगा या तो 3 रहेगा। एटॉमिसिटी का मतलब होता है नंबर ऑफ एटम्स प्रेजेंट इन अ मॉलिक्यूल। तो ये जो है इसमें 2 एटम्स है और इसमें 3 एटम है, तो इसका एटॉमिसिटी रहेगा 2 और इसका एटॉमिसिटी रहेगा 3।
क्लियर है? और बताओ ऑक्सीजन के बारे में क्या लिखा हुआ है? ये लिखा होगा ये इतने परसेंटेज में है, उतने परसेंटेज में मोस्ट अबंडेंट एलिमेंट है, लिखा हुआ है। एयर में, ड्राई एयर में इतना प्रेजेंट रहेगा, वो सब आप लिख सकते हो, उसमें नया कुछ नहीं है। ठीक है, राइट डाउन ओनली अबाउट ऑक्सीजन, और जो समझा है वो ओनली अबाउट ऑक्सीजन, बाकी को अभी तक नहीं शुरू किया। और जो एक्स्ट्रा बताया है वो आपको लगता है काम का है, ठीक है, राइट। अगेन मैं आपको बोलता हूँ कल शायद संडे का छुट्टी है, संडे है ना, टाइम मिले तो केमिकल बॉन्डिंग और पीरियोडिसिटी को एक बार रिवाइज कर लें, दैट विल बी गुड फॉर योर हेल्थ। उम्र मिलेगा खड़े रहोगे तो फिर हेल्थ खराब हो गया ना। राइट ओनली अबाउट ऑक्सीजन, जो यहाँ से समझा है वो, और जो आपको टेक्स्ट बुक में से मिला है वो। O2 ज्यादा स्टेबल है कंपेयर टू O3, इसलिए O2 ज्यादा मिलता है और O3 कम मिलता है। एग्जाम में चैप्टर कौन से है? एस ब्लॉक, बी ब्लॉक और ऑर्गेनिक वाला, बेसिक कंसेप्ट वाला, आईयूपीएसी नॉमेनक्लेचर, आइसोमेरिज्म और जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री और हाइड्रोकार्बन। इतना जो सीट दिया था वो सॉल्व किया, हेल्प होगा उससे। ये मत पूछना सर उसी में से क्वेश्चन देगा, और पूछोगे तो तुम्हें पता है आपको आंसर क्या मिलेगा। कभी हो भी सकता है उसमें से पूछे जाए कभी कभी, और कभी कब आएगा तो पेपर होने के बाद ही पता चलेगा। पैटर्न पता है? पेपर पैटर्न 20+5 वाला, 20 MCQs with 4 ऑप्शन, सही के लिए +4, गलत के लिए -1, और बचे हुए 5 न्यूमेरिकल टाइप वाले रहेंगे। उसमें ओनली आपको आंसर लिखना है, 1 2 3 4 से लेकर 20 100 जो भी रहेगा। वो माइनस वाले नहीं होते हैं, सही है तो प्लस ही मिलेगा, लेकिन प्रोबेबिलिटी बहुत होती है 0 से लेकर 100 तक। 20+10 द्वारा इसलिए नहीं रखा हुआ है, 20+10 इसलिए रखा था गवर्नमेंट ने क्योंकि बहुत सारे स्कूलों में सिलेबस नहीं हुआ था, और हम पेपर निकाल रहे उसको पता है सिलेबस को पढ़ाया ही है, इसलिए 20+5 दैट्स इनफ। चलो हो गया। ओके चलिए आगे बढ़ते हैं। अब थोड़ा सा इंफॉर्मेशन देख लेते हैं सल्फर के बारे में। क्या 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 पढ़ा है हमने सल्फर के बारे में? देखो क्या पढ़ा है, उसका अबंडेंस कितना रहेगा वो तो छोड़ दो, उसके बाद वो कंबाइंड स्टेट में रहेगा, फ्री स्टेट में, वो दोनों स्टेट में रहेगा, कंबाइंड स्टेट में भी रहेगा, फ्री स्टेट में भी रहेगा, कोई बात नहीं। सल्फर जो होता है वो S8 और S6 के फॉर्म में होता है, इसके फॉर्म में S8 और S6। तो यहाँ पे सल्फर का एटॉमिसिटी या तो 8 रहेगा या तो 6। जैसे फास्फोरस का एटॉमिसिटी कितना होता है 4, लेकिन लिखते हमेशा क्या है ओनली P, लेकिन लिखना क्या चाहिए P4। वैसे लिखते सल्फर, लेकिन सल्फर नहीं लिखना चाहिए, या तो S6 लिखना चाहिए या तो S8। इनका स्ट्रक्चर कैसे रहेगा वो देखते हैं। ये एक सल्फर है, ये दूसरा सल्फर है, ये तीसरा सल्फर है, ये चौथा सल्फर है और ये 5वां। इनको हमने कंबाइन किया और ये रहेगा 6
वाला। दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ S6 चेयर फॉर्म, आराम कुर्सी। ठीक है। दूसरा S1 वाला, ऐसा कहा जाता है ये क्राउन शेप दिखता है, कैसे क्राउन। लेकिन मेरा ड्राइंग ज्यादा ही अच्छा है तो पता नहीं है क्राउन दिख रहा है कि दूसरा ही कुछ दिख रहा है। दिख रहा है क्राउन जैसे, नहीं दिखा है तो फिर मान के चलना यही क्राउन है। क्या है ये? दिखा क्राउन जैसे? आया नहीं? हाँ बोलना है, ठीक है। कैसे दिख रहा है? क्राउन जैसे। लेके नहीं जाना है, ठीक है। 1 2 3 4 5 6 7 8, तो ये कौन से फॉर्म में रहेगा? S8 के फॉर्म में। ये जब हम लिखेंगे तो कंबाइंड फॉर्म में ये सल्फाइड के फॉर्म में होता है और सल्फेट के फॉर्म में होता है। इसको बोलते हैं सल्फाइड और इसको बोलेंगे सल्फेट। एग्जांपल के लिए सल्फाइड का एग्जांपल लिखेंगे तो हम यहाँ पे लिखेंगे H2S, हाइड्रोजन सल्फाइड। सपोज यहाँ पे कैल्शियम रहेगा तो इसको बोलेंगे कैल्शियम सल्फाइड। सपोज यहाँ पे Pb रहेगा तो इसको बोलेंगे लेड सल्फाइड। सपोज यहाँ पे कॉपर रहेगा तो इसको बोलेंगे कॉपर सल्फाइड। ऑप्शन बहुत सारे, पहले 2-4 दिए टेक्स्ट बुक में, लेकिन ऑप्शन बहुत सारे हैं। वैसे कहाँ पे रहेगा? सल्फेट में। सल्फेट में सपोज यहाँ पे कैल्शियम है तो क्या रहेगा? CaSO4 कैल्शियम सल्फेट। सपोज मैंने यहाँ पे लिखा है CaSO4.2H2O, इसको इंग्लिश में बोलते हैं जिप्सम। जिप्सम का भाई जिप्सम भी है, ठीक है। और यहाँ आता है CaSO4.12H2O, ठीक है। कहाँ पे पढ़े थे? ग्रुप नंबर 2 में। इसको हमने बोला था POP, प्लास्टर ऑफ पेरिस, और इसको बोला था जिप्सम। जिप्सम का भाई जिप्सम, जिप्सम भी होगा वहाँ पे। देखो MgSO4, भाई भाई है ना, कैल्शियम और मैग्नीशियम, ठीक है। ये जिप्सम। और दूसरा MgSO4.7H2O, इसको बोलेंगे जिप्सम। तो ये कंबाइंड स्टेट, फ्री स्टेट दोनों में प्रेजेंट होता है। ऐसा कहा जाता है ये प्रोटीन में प्रेजेंट होता है, ये गार्लिक में प्रेजेंट होता है, ये अनियन में प्रेजेंट होता है, ठीक है। अनियन देखा है कभी? काटा है? क्या होता है काटने के बाद? हाँ? क्या होता है? अरे अनियन काटने के बाद क्या होता है? क्या होता है? हाँ? अरे कट जाता है छोटे छोटे पीसेस में, ठीक है। हाँ, तो अनियन को जब काटते हैं तो वो आंखों में आंसू आते हैं खुशी के। चलो एक अनियन को काट दिया हमने, बहुत बड़ा काम किया। हाँ, क्वेश्चन इज दैट क्यों आते हैं? क्या उसको कटा हुआ देख रहे इसलिए? वो तो बैगन को भी काटते हैं, तब तो रोना नहीं आता है। तो उसके लिए जो इम्पोर्टेंट कंपाउंड है वो है CH3 CH2 डबल बॉन्ड OH। कौन है? IUPAC ने। प्रोपैनल, क्या रहेगा? प्रोपैनल। आप इसका नाम बहुत सारे लोगों को नहीं आया, वही से समझ जाओ आप कितने पानी में हो। निकलने का बेस्ट चांस यही है, अभी नहीं निकले तो कभी नहीं निकल पाओगे। तो दिस इज प्रोपैनल। प्रोपैनल का ऑक्सीजन निकाल के यहाँ पे सल्फर लगाएंगे तो यहाँ पे आएगा थायल, प्रोपेनथायल। क्या बनेगा? प्रोपेनथायल। ये भी आंसू नहीं देगा। ये कितने बॉन्ड बना सकता है सल्फर? ये तो भूल गए। ग्रुप नंबर 16 जो होता है उसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होता है NH2 NP4 ND0। ग्राउंड स्टेट की बात करेंगे तो S ऑर्बिटल के पास इलेक्ट्रॉन है, P के पास इलेक्ट्रॉन है, D के पास इलेक्ट्रॉन नहीं है। ग्राउंड स्टेट में कितने बॉन्ड बनाएगा? 2। एक्साइटेड स्टेट 1 में 4 और एक्साइटेड स्टेट 2 में 6। ये नहीं समझा? फिर से बताओ, समझा? जब ये ग्राउंड स्टेट में रहेगा तो बॉन्ड पेयर कितने रहेंगे? 2। और लोन पेयर कितने रहेंगे? 2। एक्साइटेड स्टेट 1 में जाएगा तो बॉन्ड पेयर रहेंगे 4 और लोन पेयर रहेगा 1
और एक्साइटेड स्टेट 2 में जाएगा तो बॉन्ड पेयर रहेंगे 6 और लोन पेयर रहेगा 0। ठीक है, चला बॉन्ड पेयर बोला है, सिग्मा बॉन्ड नहीं बोला है। यहाँ पे इस सल्फर में कितने बॉन्ड बनाए, और कितने बॉन्ड बना सकता है, 4 भी बना सकता है, 6 भी बना सकता है। इसका नाम क्या है, प्रोपेनथायल। सही है ना। यहाँ लगाते हैं ऑक्सीजन, क्या लगाते हैं, ऑक्सीजन, तो ये बन जाता है एस ऑक्सी। एस क्यों लगाया, क्योंकि पूरे मॉलिक्यूल को ऑक्सीजन अटैच है किसके थ्रू, ये होता है। एक ग्लैंड होती है आंखों में जो आंखों को कंट्रोल करती है, तो उस ग्लैंड को एक्टिवेट करने का काम ये करता है। तो एक्टिवेट हो गई 50% पानी शुरू हो जाएगा। ठीक है, अब इसमें देखो यहाँ पे ये डबल बॉन्ड है, और डबल बॉन्ड मॉलिक्यूल के लिए सीरीज देखा था हमने, वेब सीरीज थी 6 ट्रांस, उसके बाद ZE और उसके बाद सीन और NT, ये सीरीज देखी थी 6 ट्रांस ZE और सीन NT। ये मॉलिक्यूल जो है वो 2 फॉर्म में होता है। कैसे, यहाँ पे सल्फर डबल बॉन्ड कार्बन अटैच टू हाइड्रोजन अटैच टू CH3 अटैच टू CH2 डबल बॉन्ड ऑक्सीजन, और यहाँ रहेगा लोन पेयर। दिस इज द स्ट्रक्चर। और ये जो डबल बॉन्ड है, इस डबल बॉन्ड से पता चलेगा कि वो सिस ट्रांस रहेगा, ZE रहेगा कि सिन NT रहेगा। तो इफ एग्जाम में क्वेश्चन आता है अनियन कट करने के टाइम पे आंखों में आंसू आते हैं किस कंपाउंड की वजह से, ये लिखा हुआ है एस ऑक्सी प्रोपेनथायल, तो ये ठीक करेंगे। अब एग्जाम्पल थोड़ा सा डिफिकल्ट बना दिया, उन्होंने 2 मॉलिक्यूल दे दिए, बोला सीन मॉलिक्यूल और NT मॉलिक्यूल, तो ऑप्शन ए है सीन वाला और ऑप्शन बी है NT वाला। तो ये आंखों में पानी सीन के तरफ से आता है, सीन वाले की वजह से NT वाले के हिसाब से नहीं आता है। ठीक है, तो इनकेस क्वेश्चन पूछा गया तो एस ऑक्सी प्रोपेनथायल ये लिखेंगे, लेकिन कौन सा वाला, सीन वाला। अब इसका सीन स्ट्रक्चर क्या होगा, ये ऑक्सीजन नीचे रहेगा या ये ऑक्सीजन ऊपर रहेगा, वो समझने के लिए आप इस पार्ट को देख सकते हो, सीन NT क्या होता है, या कॉपी में आप इसको पढ़ सकते हो। ठीक है, अभी के लिए इतना ही, नेक्स्ट लेक्चर पे कंटिन्यू करेंगे। ठीक है, काम का तो लिख लो।